Hello friends, welcome to the YouTube channel of Anand Classes for Law. Myself Mayur Anand, I am Assistant Professor of Law, and once again I come before all of you with a new lecture, and my today's lecture is based on one more topic regarding the Supreme Court of India. The in previous lecture we will discuss about the appointment of the judges of a Supreme Court and the procedure of the appointment and the dispute on the point of seniority. Now today I am going to discuss about the qualification of the judges of a Supreme Court, their tenures, and to whom they serve their resignation, and what is the procedure to the removal of the judges of a Supreme Court. But before starting, I would like to convey you the answers of answer of the questions of the previous lecture. दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं मयूर आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ, और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हता क्या है, उनकी सेवा अवधि क्या है, वो अपना रिजिग्नेशन या त्यागपत्र किसे देते हैं, और उन्हें उनके पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। लेकिन अपने लेक्चर को प्रारंभ करने से पहले मैं पूर्व लेक्चर में दिए गए अपने प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहता हूं, क्योंकि मैं हर लेक्चर के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूं, और क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपसे पूछा था कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को गाइडलाइंस इश्यू करने का अधिकार है। ठीक है, तो गाइडलाइंस इश्यू करने का जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, वो है आर्टिकल 142 में, बिकॉज आर्टिकल 142 conferred very broad power to the Supreme Court of India, and for exercising its power the Supreme Court has entitled to do anything just for the purpose of complete justice। मतलब पूर्ण न्याय करने के लिए उच्चतम न्यायालय कोई भी निर्णय दे सकता है, और जिसमें कि दिशा निर्देश या गाइडलाइंस इशू करना भी है। आपने कई सारे मामलों में देखा होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की हैं। फॉर एग्जांपल डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कि हाउ टू अरेस्ट पे जो है आपको गाइडलाइंस हैं। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन मेरा था वो ये था कि क्या किसी मामले में न्यायाधीश विसम्मत का निर्णय या राय दे सकते हैं, तो हाँ, इसका आंसर है अनुच्छेद 145 का खंड 5। अंडर क्लॉज 5 of article 145, the judges of a Supreme Court have entitled to give their dissenting opinion and dissenting judgment in any case। ओके, सो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और लेक्चर के एंड में मैं आपको जो है क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा। तो दोस्तों, लेक्चर शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है लॉ में वीक है तो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। और अगर मेरा आज का लेक्चर आप एंड तक देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होगा ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, एंड टुडेज लेक्चर इज द क्वालिफिकेशन, टेन्योर, रेजिग्नेशन, प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, and the provisions of qualification is mentioned under clause 3 of article 124। and what the article 124 clause 3 says, any person is eligible to become the judge of सुप्रीम कोर्ट when क्या है, जब क्या हो, क्लॉज 3 के जो क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं उन क्वालिफिकेशंस को पूरा करता। वो क्वालिफिकेशंस क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म इज मेंशन हियर अ पर्सन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पर्सन? पर्सन इंक्लूड्स बिफोर द जजमेंट ऑफ नालसा versus Union of India, National Legal Service Authority versus Union of India, merely then male and female where came into the ambit of a term person, but by the virtue of this decision now
the transgenders has also fall into the ambit of the person। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि नालसा के जजमेंट से पहले भारत में सिर्फ 2 लिंग हुआ करते थे और पर्सन टर्म की एम्बिट में 2 लिंग आते हैं आर्टिकल 145 के, कि या ही या शी, यानी कि कोई मेल और फीमेल। ठीक है, तो पर्सन के टर्म में एम्बिट में आते थे मेल, फीमेल, and by the virtue of this decision now the transgenders has also fall into the ambit of a term person। so any person who is a transgender and have the qualifications mentioned under clause 3 of the constitution article 124 of the constitution of India, then that transgender has also eligibility to become the judge in the Supreme Court। सुनने में ये बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि पर्सन का अर्थ जो होता था वो था ही और शी, यानी कि मेल और फीमेल, लेकिन नालसा के जजमेंट के बाद जो है हर तरह से इनको भी जो है राहत दी गई है थर्ड जेंडर के रूप में। और चूंकि ये थर्ड जेंडर है तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि पर्सन की एम्बिट के अंतर्गत ये भी आते हैं। तो पहली चीज है कि पहले तो कोई पर्सन होना चाहिए, मतलब अब पर्सन में कौन होगा, तो पर्सन में होगा कौन, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। तो कौन सा मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, अब यहां से जो है क्वालिफिकेशंस जो है स्टार्ट होती हैं, यहां से क्वालिफिकेशंस स्टार्ट होती हैं। अब देखिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं। दैट पर्सन, पहली चीज, दैट पर्सन must be the citizen of India। भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली जो शर्त है वो ये है। एंड subsequently that person shall be fulfill any of the conditions mentioned below। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो भारत का नागरिक होने के बाद अब कुछ शर्तें मैं आपको बता रहा हूं, उन शर्तों में से कोई भी एक शर्त को फुलफिल करके वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करता है। अब देखिए शर्त नंबर क्या है। ए, he has been hold the office of judge of a high court or one or more high court for at least 5 years। कह रहा है कि वह व्यक्ति उच्च न्यायालय का या एक से अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कम से कम 5 वर्ष तक रहा हो, 5 वर्षों तक रहा हो। ठीक है, अब ये शर्त के साथ अगर ये शर्त पूरी हो जाती है तो वो आदमी एलिजिबल हो जाएगा। अगर ये नहीं पूरी होती तो एक शर्त और भी है, दूसरी शर्त, he has hold the office advocate of high court or more than
one high court for at least 10 years। यानी कि उसने क्या किया हो, उच्च न्यायालय का या एक से अधिक उच्च न्यायालय का 10 वर्षों तक क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, 10 वर्षों तक क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। तो 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, सॉरी एक्सप्लेनेशन नंबर 2, इन विच जो है बताया गया कि अधिवक्ता रहने के बाद तो क्या है, इफ अ पर्सन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है फॉर द पर्पस ऑफ अ मेंस एग्जामिनेशन। माय लेक्चर इज आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट and also for developing your concept very well on any topic, so kindly watch my lecture very carefully. If a person, sorry not a person, if an advocate hold the office of district judge for any tenure, then that tenure shall be calculated for the purpose of tenure of advocacy। कहता है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कि अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का अधिवक्ता बनने के पश्चात, ठीक है, आफ्टर बिकमिंग द एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट, क्या करता है, किसी जिला न्यायालय के न्यायाधीश के पद को धारण करता है। जिला न्यायाधीश के नीचे ना हो, जिला न्यायाधीश तक का हो, जिला न्यायाधीश के पद को धारण किए रहता है। तो जितने साल उसने जिला न्यायाधीश के पद को धारण किया है, उस अवधि को जो है हम 10 इयर्स की जो ड्यूरेशन है उसको कैलकुलेट करने में हम इन्वॉल्व करेंगे। व्हाट आई वांट टू से, इफ अ पर्सन आफ्टर बिकमिंग अ एडवोकेट इन हाई कोर्ट होल्ड एनी office of a district judge, then for the purpose of calculating the tenure of a 10-year, that tenure in which he hold the office of a district judge shall be calculated। ठीक है, कि मतलब जिस अवधि तक वो डिस्ट्रिक्ट जज के पद को धारण करता है, 1 साल 2 साल जितने साल, उसको हम इस 10 साल की संगणना करने में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, आपके सामने निकल करके आ गई जो है पहला जो आपके लिए मस्ट है, क्योंकि यहां पे इसलिए टर्म लिखा हुआ है मस्ट। देयरफॉर मस्ट का मतलब होता है शैल से ऊपर भी, जो शैल के ऊपर भी मस्ट आता है। मस्ट में मतलब कोई इफ बट नहीं है, शैल में भी कोई इफ बट नहीं होता। तो मस्ट का मतलब है कि द पर्सन शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होने के बाद उसके पास या तो ये योग्यता हो, और ये योग्यता क्या है, पहली योग्यता है कि उसने 5 वर्ष तक क्या है, एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो। दूसरी जो, अगर ये नहीं है, सपोज ये नहीं है और ये है, तो ये है तो ही हैड होल्ड द ऑफिस ऑफ एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और मोर देन वन हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 10 ईयर। उसने 10 साल तक जो है एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट का पद जो है धारण किया हो। और इस 10 साल की अवधि की संगणना करने में हम, अगर किसी व्यक्ति ने हाई कोर्ट का एडवोकेट होने के बाद अगर क्या किया है, जज की तरह से जो है डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में काम किया है, तो उसको भी जो है आप उस टेन्योर को, इस 10 जो है ईयर्स के टेन्योर को कैलकुलेट करने में ध्यान में रखोगे। और इसके बाद सिर्फ एक ऐसी शर्त है जो एकदम डिफरेंट है,
ये शर्त एकदम ही डिफरेंट है। तो आप इन शर्तों को जो है ध्यान से देख लीजिएगा। आप वीडियो की स्पीड को जो है, प्लेबैक स्पीड को कम करके चीजों को, लेक्चर्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर थोड़े लंबे होते हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाता कि आप इनको जो है लिखें। बट पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम सारी चीजों को भली भांति समझ सकते हैं, ठीक है? तभी सारी चीजों को समझना आसान भी होगा। और जो लास्ट शर्त है, तीसरी शर्त है, यानी कि शर्त नंबर सी हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो 1 है, फिर ए, बी या सी। डिस्टिंग्यूज्ड jurist in the view of president, in the view of president, राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या हो, एक जो है पारंगत विधिवेत्ता हो, ठीक है? सो क्या हो, डिस्टिंग्यूज्ड ज्यूरिस्ट इन द व्यू ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति की दृष्टि में कोई पारंगत विधिवेत्ता हो। बेसिकली दिस कंडीशन these conditions was incorporated by the makers of our constitution just for the purpose of involving any person into the Supreme Court as a judge who has merely academic qualification, not a qualification as a lawyer or as a advocate. So after discussing for whole point, what is the conclusion? The conclusion is a citizen of India, और वो क्या हो, दैट सिटीजन ऑफ इंडिया क्या हो, या तो जज हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, या कोई एकेडमिक के आदमी को भी आप उठा करके डायरेक्ट जो है जज बना सकते हैं, ठीक है? तो पूछ सकता है इनडायरेक्टली क्वेश्चन कि अगर किसी पर्सन के पास जो है कोई भी योग्यता नहीं, बहुत घुमा करके पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि एक व्यक्ति जो भारत का क्या है, नागरिक है, और उसके पास कोई भी जो है एज अ जज और एज अ एडवोकेट कोई भी योग्यता नहीं है, तो क्या वो भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है? तो इसका आंसर है यस, इफ दैट पर्सन इज डिस्टिंग्यूज्ड ज्यूरिस्ट इनटू द व्यू ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक? भारत के राष्ट्रपति में अब जो है ये प्रोविजन है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज बिफोर अस, if any person had been appointed into the Supreme Court as a judge by following the provisions mentioned under ये clause C of subclause 3 of article 124, यानी कि पूछना मैं ये चाह रहा था कि अगर आपके से ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति के जो है दृष्टिकोण में पारंगत विधिवेत्ता हो, क्या भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हुआ है? तो आंसर है नो, आंसर है नो। आज तक भारत के राष्ट्रपति को 70 सालों में कोई ऐसा इंसान ही नहीं मिला जिसको डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सके, जब तक कि हमारे देश के जो लोग हैं उन लोगों ने और कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को भी लिखा है, लेकिन आज तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। और शायद इसकी वजह है लैक ऑफ विल, कोई जो है विल की कमी रही है, लैक इच्छा नहीं रही कि ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए, इसलिए ये चीज नहीं हो पाई। अब देखते हैं तो क्या और कोई ऐसा व्यक्ति किसी और कंट्री में बना है? यस, द आंसर इज, तो हु इज इनटू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में हुआ ऐसा। And what was the name of judge? Sir
फेलिक्स फ्रैंकफर्टर। सर फेलिक्स फ्रैंकफर्टर जो है ये एक ऐसा व्यक्ति है, ये एक ऐसे व्यक्ति है जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसी ग्राउंड पे, क्योंकि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रोविजन अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, इसी ग्राउंड पे क्या किया था, जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट बना दिया था। सो इफ एन एग्जामिनेशन विल आस्क यू कि क्या जो है वेदर अ पर्सन हैज बिकम अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट on the ground of distinguished jurist, so the answer is yes। कौन है, फेलिक्स फ्रैंकफर्टर, वेयर, इनटू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये जो है आपकी क्वालिफिकेशंस का मैटर है, हमने क्वालिफिकेशंस को जो है क्या किया, कवर कर लिया है। नाउ मूव टू द टेन्योर। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके इस काम से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और जिस तरह का प्यार आप लोग से मुझे मिला है, उस प्यार से मेरे अंदर और भी रुचि आई है कि मैं और ज्यादा मेहनत करके और ही ज्यादा डीप तरीके से आपको बता सकूं। और आज मैं इस लेक्चर में आपको कुछ ऐसे भी पॉइंट्स बताऊंगा जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में नहीं है, बट रियलिटी में इन प्रोसीजर में है, और वो है आपके रिमूवल, प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल का जो प्रोविजन है उस पे है। तो उसको मैं बताऊंगा, आप ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, तो मूव करते हैं हम टेन्योर की तरफ। tenure. So according to the clause 2 of article 124, the tenure of a judges of a supreme court is 65 years। 65 साल का tenure इनका होता है। ठीक है, and by the virtue of 15th constitutional amendment, a new clause was introduced as 2A 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, 15वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया क्लॉज जो है आर्टिकल कहां पे, आर्टिकल 124 के क्लॉज 2A के रूप में जोड़ा गया। और इसमें क्या प्रोविजन है कि संसद के पास ये अधिकार है कि वो न्यायाधीशों के रिटायरमेंट के बारे में जो है प्रोविजन कर सकती है। ठीक है, रिटायरमेंट के बारे में प्रोविजन कर सकती है। तो रिटायरमेंट की जो एज है वो है आपकी क्या है, 65 ईयर्स। ठीक है, इतना है। अब हम मूव करते हैं रेजिग्नेशन पे। ये हमारा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, रेजिग्नेशन। अब जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको उनके पद से हटाने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तो ये है कि या तो वो रिजाइन कर दें और रिमूवल। ठीक, ये दो ऐसे तरीके हैं जो खुद ब खुद तरीके से होते हैं। बाकी डेथ हो जाए सुप्रीम कोर्ट के जज की, होते का अलग मामला है। ठीक है, ये जो है रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, एंड द प्रोविजंस रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन इज मेंशन अंडर क्लॉज 2। ठीक है, अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124, एंड व्हाट इट सेज, any judge of the Supreme Court may resign from his office by a written resignation। किसको देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो रिजाइनिंग के लिए क्या चीज चाहिए, रिटर्न एप्लीकेशन होना चाहिए। किसको, टू
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन जो है वो सौंप सकता है। ये एक बहुत साधारण सी बात है, तो इसको बताने की जरूरत ही क्या है, ये तो सबको पता है कि रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देगा। बट द क्वेश्चन इज व्हेन विल द रेजिग्नेशन विल अप्लीकेबल, व्हेन विल द रेजिग्नेशन अप्लीकेबल। अब ये जो रिजाइन है, हिंदी में लिख देता हूं त्याग पत्र, ये त्याग पत्र जो है कब से अप्लीकेबल होगा, कब से मान लिया जाएगा कि त्याग पत्र है, क्योंकि रिटर्न में है और एप्लीकेशन है। अब क्या हुआ, एक मामला उठा, एक जज थे 1977 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ALDH से CJI, whose name is सतीश चंद्रा। ऑनरेबल जस्टिस सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा का जो सतीश चंद्रा जी का जो है टेन्योर जो है वो समाप्त हो रहा था कब, 1 अगस्त 1977 में, ठीक है, 1 अगस्त 1977 में इनका टेन्योर समाप्त हो रहा था। और इन्होंने 7 मई को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या किया, अपना रेजिग्नेशन दिया। हालांकि देखिए ये मामला हाई कोर्ट का है और रेजिग्नेशन हुआ किस आर्टिकल में, आर्टिकल 217 में, ठीक है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का भी एप्लीकेबल है क्योंकि इसमें जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी था, सारे जजेस के बारे में था। तो 7 मई को जो है इन्होंने जो है अपना रेजिग्नेशन जो है दिया था, किसको, और प्रेसिडेंट को दिया अपना रेजिग्नेशन 2217 के अंतर्गत। और ठीक है, इसके बाद 1 अगस्त 1977 तक इनका टेन्योर था, ये इनके रिटायरमेंट की डेट थी। इसके बाद से जुलाई में 15 जुलाई को he again sent a proposal to the President of India for revoking its previous proposal of resignation। यानी कि 15 जुलाई को इन्होंने एक और जो है अपना भेजा, लेटर भेजा राष्ट्रपति को कि ये अपना जो है त्यागपत्र वापस लेना चाहते हैं। अब क्या किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। किसको एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे वाले को, और कहा कि ठीक है, अगर आप अपना रेजिग्नेशन वापस लेना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप एज ए चीफ जस्टिस जो है काम कर सकते हैं जब तक कि आपका टेन्योर हो। 1 मिनट, एक चीज मैं गलत बोल गया। 1 अगस्त तक जो है इन्होंने ये कहा था सतीश चंद्रा ने कि 7 मई को ये कहा कि 1 अगस्त से मैं अब रिजाइन दे रहा हूं, मतलब मेरा रेजिग्नेशन जो होगा लागू होगा वो 1 अगस्त 1977 से लागू होगा। और इनके टेन्योर में अभी जो है टाइम बचा था, इनकी जो समय अवधि थी रिटायरमेंट की उसमें अभी टाइम था। तो इन्होंने कहा था कि 1 अगस्त 1977 से ये जो है मैं रिटायर हो जाऊंगा, और ये मेरा प्रस्ताव है, जबकि 15 जुलाई को अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया था। अब इसको जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, कहा ठीक है, अगर आप नहीं रिटायर, आप जो है अपने पद से रिजाइन नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो इस चीज को हाई कोर्ट के ही एक लॉयर ने जो है क्या किया, अपोज किया और चैलेंज किया बिफोर द इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस चीज को चैलेंज किया गया, जिसको क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया और कह दिया इफ वंस जज रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस देन ही हैज नॉट एंटाइटल्ड टू कम बैक इन हिज ऑफिस। ठीक है, कि अगर किसी जज ने अपने ऑफिस से त्याग दे दिया है एक बार, तो फिर वो वापस जो है अपने पद को धारण नहीं कर सकता। ठीक है, ये अब अगेंस्ट दिस डिसीजन क्या हुआ, दिस डिसीजन वाज चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गोपाल चंद्र मिश्रा। नाइनटीन 77, ठीक है, गोपाल चंद्र मिश्रा 1978, in which what the Supreme Court says,
Supreme Court overruled the decision of Allahabad High Court and stated the resignation was merely a proposal. क्या कहा? पहली चीज तो कहा resignation letter was merely a proposal. Second thing, judge has entitled to took back his resignation proposal before the date of 1st अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दो आधार दिए और हाई कोर्ट के डिसीजन को क्या किया? ओवररूल किया। कहा कि जो रेजिग्नेशन का लेटर है, रेजिग्नेशन का लेटर जो है मात्र एक क्या है? मात्र एक प्रस्ताव है। अब आपको पता है कि प्रस्ताव की जब तक स्वीकृति ना हो तब तक जो है कुछ नहीं हो सकता। तो मात्र एक प्रस्ताव है जिसे कि जब तक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक जो है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि अभी राष्ट्रपति ने उसको स्वीकार नहीं किया था। दूसरा कहा कि जज जो है क्या करने वाले थे? 1 अगस्त से जो है रेजिग्नेशन देने वाले थे। तो बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी द जज हैज एंटाइटल्ड टू टेक हिज रेजिग्नेशन। ठीक है, अपने रेजिग्नेशन को वापस ले सकता है। ये दो आधार बता करके सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवररूल कर दिया और कहा कि अगर किसी प्रोस्पेक्टिव डेट यानी कि भविष्य किसी तिथि से अगर कोई चीज लागू होनी है तो उस भविष्य की तिथि के पश्चात उसको वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन उस तिथि से पहले लिया जा सकता, यानी कि 1 अगस्त से पहले ये रेजिग्नेशन वापस ले लिया जा सकता। तो उनकी बहाली कर दी गई। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा है, तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन जो है मेरे लिए इंस्पिरेशन से ज्यादा इंस्पिरेशन के बराबर है। ठीक है, तो आपकी मोटिवेशन मुझे मिलती रहनी चाहिए, तभी मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना पाऊंगा और आपको और भी ज्यादा नॉलेज दे पाऊंगा। दोस्तों, वीडियो अभी जल्दी जल्दी नहीं आ पा रही है क्योंकि कुछ जो है प्रॉब्लम है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से वीडियो हर रोज अपडेट होना शुरू होगी, हर रोज अपलोड होगी और मैं कुछ टॉपिक वाइज जो है वीडियोस भी डालूंगा। एविडेंस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। एविडेंस पे हालांकि हम अभी भी डिस्कस करेंगे कल या परसों के लेक्चर में, लेकिन जो है अब वीडियोस जो आ रही हैं वो और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस नेक्स्ट मंथ से आना शुरू होंगी। तो देखिए अब क्या है, रिमूवल, प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल हमारा लास्ट पॉइंट है, प्रोसीजर ऑफ रिमूवल। सो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल? आप देखिए, द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल इज मेंशन अंडर क्लॉज 4, यानी कि चौथे खंड में जो है आर्टिकल 124 के चौथे खंड में ये प्रोविजन है। ठीक है, ये प्रोविजन आर्टिकल 124 के चौथे खंड में है। एंड व्हाट इज द प्रोसीजर? क्या है ये प्रोसीजर? एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट shall be removal from his office either on the ground of उच्चतम
न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाएगा। या तो ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अयोग्यता, कदाचार। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाएगा या तो मिसबिहेवियर या कदाचार के आधार पे या इनकैपेसिटी या अयोग्यता के आधार पे। ठीक है, और कैसे? बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के आदेश से। कब? जब, when, क्या हो? when क्या हो? ऑर्डर जो है पास हो पाए आइदर बाय द मेजोरिटी ऑफ the total number of the total members of the house और बाय द स्पेशल मेजोरिटी। इसको कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी, जो मैं लिखने जा रहा हूं। 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी of the house who presented and vote। हिंदी में बोल दे रहा हूं या ऊपर लिख देता हूं। सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा। और ये जो होगा उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों द्वारा क्या हो, जब पारित हो जाए। ठीक है, और ये पारित होना जो है, ये सारी चीजें जो होनी चाहिए, ये जो सारी चीजें होनी चाहिए, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये और ये दोनों होना चाहिए। देखिए एंड है, ठीक है, यहाँ पे एंड है और नहीं है, यानी कि दोनों साथ साथ होना चाहिए। ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, यानी कि सदन के जो है मेजोरिटी के द्वारा होना चाहिए और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा भी होना चाहिए। और ये दोनों चीजें जो है होनी चाहिए कब? इन सेम सेशन,
यानी कि एक ही सत्र में, लिख देता हूं यहां, एक ही सत्र में। ठीक, तो ये जो होना चाहिए, ये ऐसा नहीं कि एक ही हाउस से होना चाहिए, ईच हाउस है, ठीक है। ईच हाउस का मतलब है प्रत्येक सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा ये इस तरह से पारित होना चाहिए। और पारित होना चाहिए कैसे? एक सेशन में। ये सेशन क्या होता है? सेशन का मतलब होता है जब हमारी संसद जो है, संसद के जो संसद के तीन जो है भाग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, या लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद जो है साल के 12 माह में हमेशा सत्र में नहीं होती है। संसद में 3 सत्र होते हैं। पहला होता है आपका बजट सत्र, ठीक। दूसरा आपका होता है मानसून सत्र, और तीसरा आपका होता है शीत ऋतु। शीत ऋतु जो होती है, तीसरी होती है आपकी विंटर, ठीक है। मानसून, इसको इंग्लिश में मानसून ही कहते हैं, इसको विंटर सेशन कहते हैं। आज थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। शीत ऋतु यानी कि विंटर सेशन, मानसून सेशन और बजट सत्र, जिसमें बजट हम पेश करते हैं, बजट जो है संसद में। तो इन 3 सत्र में मतलब कि दोनों जो है हाउस जो होना चाहिए, बोथ हाउस ऑफ the parliament shall be in session, means, and one thing is also very significant, I just want to repeat the whole procedure. Any judge of the Supreme Court shall be removed from his office by the order of president, and the removal shall took place when the each house shall be passed a resolution, first a resolution by the both of the ground. The first one is majority of the house, and second one is special majority, means the 2/3 members of the house who have present and voted. And what is the ground, sorry, what are the grounds? फर्स्ट वन इज मिसबिहेवियर एंड सेकेंड वन इज इनकैपेसिटी। फिर बोलता हूं इसको हिंदी में कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति द्वारा कब? जबकि साबित कदाचार या असक्षमता के आधार पर प्रत्येक सदन क्या करे? एक रेजोल्यूशन पास कर दे। कैसे? बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी कि सदस्यों के बहुमत द्वारा। और टर्म इसलिए मैं जोड़ा क्योंकि दोनों होना चाहिए, 2/3 सदस्यों द्वारा जो उपस्थित हो और जो मतदान कर सके, ठीक है। तो फॉर द क्या है? पर्पस ऑफ द रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द होल प्रोसीजर शैल बी फुलफिल्ड। अब ये तो पूरा का पूरा प्रोसीजर है और एक ही सत्र में होना चाहिए। अब जो है देखना है कि, और मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर में शुरू में कि मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नहीं मिलेंगी। तो उन चीजों को जरा देख लेते हैं क्योंकि वो भी जो है इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी इस लेक्चर से नया सीखने को मिला है तो लेक्चर को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को जो है लाइक करिए, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल। इसलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? मैं कैसे इंस्पायर होऊंगा? क्योंकि मैं अपने आप से इंस्पायर तो हूं ही, लेकिन मैं आपसे भी इंस्पायर होना चाहता हूं। क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस लेक्चर को देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये एक स्वभाव है मानव का कि उसे अच्छा लगेगा ही, उसे इंस्पिरेशन मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर दे पाएगा। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं जो इसमें मेंशन नहीं थी क्लॉज 4 में। अब देखिए एक क्लॉज है क्लॉज 5। Into clause 5, the Parliament of India has power to regulate the whole procedure of the removal of the Supreme Court of Judge by the law। यानी कि क्लॉज 5 में क्या है? संसद को एक अधिकार दिया गया है कि वो खंड 4 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से क्या करने के लिए?
पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको विनियमित कर सकता है, ठीक है, रेगुलेट कर सकता है। और वो क्या है, और रेगुलेट करने के लिए क्या कर सकता है, लॉ पास कर सकता है। और इसने जो है क्लॉज 5 की पावर को यूटिलाइज करते हुए द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैड आल्सो पास्ड अ एक्ट हुज नेम इज जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 जो है पास किया गया। और इस पास जिस जो एक्ट है इसमें क्या प्रोविजन है, देखो आप, मैं बता रहा हूं कि इस एक्ट में प्रोविजन ये है कि अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाना है तो उसके लिए एक प्रपोजल लाना होगा। तो वो प्रपोजल कहां ला सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि अब आपके सामने भाई ये प्रश्न है कि पार्लियामेंट के जो बोथ हाउसेस हैं वो बोथ हाउसेस में से ईच हाउस जो है उसको पास करेगी। सो नाउ द क्वेश्चन arise before us, in which house the same shall be presented, यानी कि किस, सॉरी नॉट shall but may be present, यानी कि किस जो है सदन में ऐसे न्यायाधीश को हटाने के लिए जो है प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो चूंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इसका उत्तर है कि एनी ऑफ द हाउस, किसी भी हाउस में ला सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त क्या है कि अगर लोकसभा में ला रहे हैं तो 100 मेंबर जो हैं ऐसे प्रस्ताव को साइन करके किसको देंगे, लोकसभा स्पीकर को। ठीक है, अगर जो है राज्यसभा में ये प्रस्ताव लेके आना है तो साइन करके 50 मेंबर्स देंगे किसको, चेयरमैन को। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति को। अब ये जो आपके स्पीकर हैं और जो चेयरमैन हैं, they have a right either to accept or reject such proposal. ऐसे प्रस्ताव को या तो स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग इज व्हाट, अब अगर स्वीकार कर लेते हैं, इफ क्या है, स्पीकर और चेयरमैन, आइदर स्पीकर और आइदर चेयरमैन एक्सेप्ट द प्रपोजल प्रेजेंटेड बाय द मेंबर्स ऑफ अ हाउस, आइदर इन द केस ऑफ अ लोक सभा देन 100 मेंबर, इन द केस ऑफ अ राज्य सभा देन 50 मेंबर्स, then either by the speaker और चेयरपर्सन, चेयरमैन सॉरी, क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक कमेटी, कमेटी फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब जो है अगर एक्सेप्ट हो जाता है प्रपोजल तो स्पीकर या चेयरमैन में से कोई भी क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कमेटी। और इस कमेटी में मेंबर कौन होंगे, तो पहला मेंबर जो आपके पास है, पहला मेंबर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, दूसरा जो मेंबर है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है। तीसरा जो मेंबर होगा वो होगा फेमस ज्यूरिस्ट, प्रतिष्ठित विधि, प्रतिष्ठित न्यायवादी। ठीक, प्रतिष्ठित न्यायवादी होगा। अब ये तीनों लोगों से मिलकर के एक कमेटी बनेगी, या सीजीआई होगा या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, ये और ये तीनों लोग मिलकर के एक कमेटी बनाएंगे। और व्हाट इज द वर्क ऑफ अ कमेटी, द वर्क ऑफ अ कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द ग्राउंड ऑन विच द प्रपोजल was presented in any of the house of a parliament, यानी कि
उस आधार पे, दो ही आधार है, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, तो किस आधार पे, कदाचार पे प्रस्तुत किया गया है या असमर्थता पे किया गया है, इसका जो है अन्वेषण करेंगे ये 3 लोगों की कमेटी। और अगर ये 3 लोगों की कमेटी अन्वेषण करने के बाद जो है पाती है कि हाँ ये कदाचार या उसके लिए क्या है, इससे इफेक्टेड है, तब ये जो है हाउस के पास जाता है। ठीक है, और जब हाउस यानी कि सदन के पास जाता है, तब ये दोनों सदनें जो होंगी, सदन राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों की दोनों सदन उसी प्रोसीजर को फॉलो करेगी जो क्लॉज 4 में मेंशन है। समझ में आ गया आपको? मतलब कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा एवं 2/3 ऐसे सदस्यों द्वारा जो कि वोट करने के राइट रखते हैं और जो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा एवं 2/3 ऐसे सदस्यों द्वारा जो कि मतदान कर सकते हैं और जो उपस्थित है, तब जो है अगर दोनों से पारित हो जाता है, तब पारित होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट कहता है कि हाँ जो है आप अब अपने पद से हट गए, आपको आपके पद से हटाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन कैसे हो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इतनी आसानी से तो हटाया नहीं जा सकता। उनको हटाने के लिए जो है प्रक्रिया को जो है वो विशेष बनाना चाहिए। और विशेष प्रक्रिया कैसे बनाई गई है? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स प्रोवाइड द प्रोविजन रिगार्डिंग the removal of a judge of the Supreme Court, which is mentioned under clause 4, and also authorized to the Parliament for making a law in this regard, and by which the procedure of the investigation shall be regulated. So क्या है, अब ये चीज है, देख लीजिए, बहुत क्लियर है। संविधान निर्माताओं ने ना तो सुरक्षा दे दी। सुरक्षा बहुत बड़ी सुरक्षा है कि 2 तरह से पास करना है, मेजोरिटी बाय ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, और दूसरा 2/3 मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग एंड प्रेजेंटिंग मेंबर ऑफ द हाउस, और तीसरी चीज क्या है, सेम सेशन में होना चाहिए। सेम सेशन यानी कि एक ही सत्र में होना चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है सिक्योरिटी है, और यही सिक्योरिटी जो है भारत के महान्यायवादी को भी दी गई है। लेकिन प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसीजर है वो ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट इससे आसानी से हट सकता है, क्योंकि वहां पे सेम सेशन में पास करना जरूरी नहीं है। जो इम्पीचमेंट की प्रोसीजर है, आर्टिकल जो है, आर्टिकल नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि मैं इससे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। इम्पीचमेंट की जो प्रोसीजर है वो जो है आपकी इस तरह से नहीं है, इससे थोड़ी सी आसान है, थोड़ी सी लचीली है। बट ये जो है बहुत ही ज्यादा रिजिड है नेचर में, और जो वो तो है थोड़ी फ्लेक्सिबल, मतलब इससे थोड़ी सी कम है। तो ये पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट था। अब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको जो है प्रोसीजर जो है ये समझ में आया या नहीं समझ में आया। एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या भारत के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया गया है, तो इसका आंसर है जो है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को उसके पद से नहीं हटाया गया। एक जज थे जिनको हटाने के लिए प्रोसीजर जो है स्टार्ट किया गया था, उनका नाम है वी रामास्वामी। लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूं। 3 क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूंगा, जिसका आंसर आप मुझे अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा भी, और कमेंट बॉक्स में उन आंसर्स की प्रतीक्षा भी करूंगा। इनका नाम है वी रामास्वामी। वी रामास्वामी को हटाने के लिए प्रोसीजर स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका सपोर्ट नहीं किया था, और इस वजह से इनको हटाया। मतलब अब 2/3 मेजोरिटी से पास होना है, तो 2/3 मेजोरिटी जिस सरकार में रहेगी, अगर वो पास नहीं करती है मेजोरिटी और 2/3 मेजोरिटी से, तो वो पास ही नहीं हो पाएगा। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी जो है दी गई है, क्योंकि जजेस को जो है एक्सिक्यूटिव या लेजिस्लेचर अपने तरीके से ना हटा पाए। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी है, और इसके साथ साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी के साथ ही साथ नेचुरल जस्टिस के रूल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनके साथ भी जो है न्याय होना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन है उसके लिए एक अलग से एक्ट बना दिया गया है। उस एक्ट को बनाने की पावर जो है क्लॉज 5 कन्फर्ड कर रहा है। ठीक है, एंड व्हाट इज दैट एक्ट? जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है, जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968।
तो ये था पूरा का पूरा प्रोसीजर और ये कैसे हटाएंगे और हमने इन चारों चीजों पर डिस्कस किया। अब आज मैं क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको दे देता हूं। 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, आपको मुझे बताना है। फर्स्ट है, who is the first woman to be appointed as a judge of Supreme Court from High Court Advocate। हिंदी में लिख देता हूं, उच्च न्यायालय की अधिवक्ता से उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? प्रथम महिला है। दूसरा, procedure of the removal of judges of Supreme Court has been derived from where? न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? ऑप्शन में नहीं दूंगा क्योंकि ऑप्शन आपको खुद ढूंढने हैं। मैक्सिमम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन had derived from where? भारतीय संविधान का अधिकतम भाग या सर्वाधिक भाग कहां से लिया गया है? ये पूरे के पूरे 3 क्वेश्चन हैं। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको दोस्तों देने हैं। और मैं एक बार फिर जो है जाते जाते आपसे ये अपील कर रहा हूं कि अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, लेक्चर से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ साथ मैंने प्रीवियस लेक्चर भी जो है लॉ ऑफ एविडेंस पे डाले हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कुछ एमसीक्यूज भी मैंने आपको जो है सीआरपीसी के दिए हुए हैं,
जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और अब तक मेरी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आपको आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।